हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपकी बुक क्षितिज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इन क्वेश्चनों की जो नंबरिंग है वो वही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो चलिए इन क्वेश्चन आंसरों को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के क्या व्यंग निहित हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे खुद पर अभिमान नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, वह दूसरों का आदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो इसका उत्तर है, कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। नंबर 1, आकाश में फैली चांदनी को स्टफिक्ट यानी कि क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों, जिनका आभूषण की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति को पाथाए बनाने के से कवि का क्या आश्रय है? तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे, स्मृति को पाथाए बनाने से कवि का आश्रय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है।
जिस प्रकार पाथाए यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला पॉइंट है, पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नव निर्माण पर कर नव जीवन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन विबंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित विबंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका पॉइंट है, मृतक में भी जान डाल देता है, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। नेक्स्ट पॉइंट है, बांस या बबूल से सिफलिका फूलों का झड़ना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। नेक्स्ट पॉइंट है, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जा तुम। इसका उत्तर पढ़ेंगे हम, धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर उसकी झोपड़ी के अंदर खिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मन को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनकर रहने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमजोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन न करो, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्ति में समाज में स्त्रियों की किस स्थिति की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है।
वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसे अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो इसका उत्तर है, सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभालते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उन्हें ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भुलाने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका उत्तर है हमारे लिए, हालदार साहब बार बार सोचते हैं कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तराशते रहते हैं जिसमें उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उनके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्ख समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। सेकंड पॉइंट है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा पॉइंट है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। फोर्थ पॉइंट है, किसी की चीज नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। फिफ्थ पॉइंट है, कुछ खेत में पैदा होता तो सिर पर लादकर सबसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। सिक्स्थ पॉइंट है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भक्त के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भक्त की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानियों के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वास्तु कहानी को
आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद करते कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो इसका उत्तर है, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृद्धाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर? उत्तर पढ़ते हैं। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भनभनाते हुए कॉलेज गए। इसमें लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। उत्तर पॉइंट पहला है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। सेकंड पॉइंट है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। थर्ड पॉइंट है, लेखिका का स्वतंत्र संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। फोर्थ पॉइंट है, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्रियों के प्रति ऐसा व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। फिफ्थ पॉइंट है, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे? उत्तर पढ़ते हैं हम। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। इस निबंध में त्रिवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कुतर्कों को उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा को सप्रमाण गलत सिद्ध किया। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्कों को भी उन्होंने अनुचित एवं गलत प्रमाणित किया। साथ ही यह भी विचार प्रकट किया कि
स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। स्त्रियों को भी पुरुष के ही समान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए त्रिवेदी जी ने इस निबंध में अपनी उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? उत्तर है, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में आदित्य स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? उत्तर पढ़ते हैं हम। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। उनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी स्थायी सोच नहीं बना पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दी से ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़ों के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से लाभ भी उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।